जय श्री राम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र प्रजापत। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द शिक्षित भारत। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो, आज का ये सेशन, आज की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम जानेंगे कि ओवरऑल हमें डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कैसे 10th क्लास पास करने के बाद हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे मेडिकल कॉलेज तक हम पहुंच सकते हैं, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पे आपको बिल्कुल मिनिमम फीस में आपका कंप्लीट डॉक्टरेट का कोर्स होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने 10th करने के बाद में आपने 11th बायोलॉजी ले ली, जो कि एक पहला कंपलसरी स्टेप है डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि हम बिना बायोलॉजी के हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं ना। बायोलॉजी अगर हम लेंगे तभी हम डॉक्टर बनेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपने 11th 12th में बायोलॉजी तो ले ली, लेकिन अब 11th के एग्जाम देने के बाद, 12th के एग्जाम देने के बाद हमें क्या करना रहेगा जिससे हम डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकें, हम डॉक्टर बन सकें और हमारा सपना है वो साकार कर सकें। सो चलिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है जिसे हम नीट बोलते हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। ये एग्जाम देने के बाद ही आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये नीट का एग्जाम है, ये क्लियर करना ही पड़ेगा। आप बिना नीट क्वालिफाई किए डॉक्टर नहीं बन सकते, है ना। ये हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई होंगे वो ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। बिना नीट किए हुए, बिना नीट क्वालिफाई किए आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है ना। अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको ये एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये नीट क्या होता है ना। नीट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे मेडिकल के स्टूडेंट्स देते हैं ना। जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये नीट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस नीट एग्जाम से ही जितने भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं उन सभी का काउंसलिंग होता है। चाहे फिर वो एम्स हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, चाहे वो BMS हो, चाहे वो BHMS हो, चाहे वो BUMS हो, चाहे वो BYNMS हो, कोई भी मेडिकल का कोर्स हो, वो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो नीट के इस एग्जाम से ही काउंसिल होते हैं। नीट के इस एग्जाम के बाद में ही आपको उन कोर्सेज के लिए कॉलेज अलॉट होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नीट क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीट का आखिर सिलेबस क्या होता है, कैसे हमें नीट की तैयारी करनी होती है, नीट का एग्जाम कब लगता है, ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, है ना। सो प्लीज आप अंत तक जरूर देखिएगा, है ना, वरना हो सकता है आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिस कर दें, है ना, और हो सकता है आपको बाद में पछताना भी पड़े। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। अदरवाइज स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यार, पढ़ते तो सभी है ना, इस दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो पढ़ाई नहीं करता, जो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन होता है तो एक्चुअल में हम क्यों पढ़ रहे हैं। अपनी पढ़ाई का एक पर्पज बनाइए, अपनी स्टडी को एक डायरेक्शन दीजिए और अपना कैरियर है वो अपनी स्टडी से डिसाइड कीजिए। कैसे कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आपको नीट एग्जाम देने के लिए आपको या तो 12th में अपीयर होना होता है या फिर आप 12th पास होने चाहिए, है ना। 11th में आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो यही है कि आप या तो 12th के अपीयरिंग स्टूडेंट्स होने चाहिए, कहने का मतलब आप 12th के स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर आप 12th पास आउट होने चाहिए। इसके बाद में आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और ये एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं, इस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आपका डॉक्टर बनना बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है, आपको कोई डॉक्टर बनने से रोक नहीं सकता है। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो नीट का टेस्ट होता है, नीट का एग्जाम होता है, इसका क्या सिलेबस रहता है ना, और क्या इसका पेपर का क्राइटेरिया रहता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि नीट का सिलेबस क्या होता है ना। नीट का सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं होता है, वही सिलेबस होता है जो आपने 11th 12th में पढ़ रखा होता है। बस जरूरत ये होती है कि आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो वो पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ में स्टडी करते हो, तो नीट का पेपर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता है ना। स्टूडेंट्स, मैंने भी नीट फाइट किया है ना, मैंने 3 बार नीट का पेपर दिया, तीनों बार मैं क्वालिफाई रहा हूँ, तीनों ही अटेम्प्ट में मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो डॉक्टर बनने की जर्नी है इसे हम बिल्कुल इजी बनाएंगे और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ाई करेंगे। सो चलिए पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो इसमें सिलेबस आपका वही रहता है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। वही आपका 11th का फिजिक्स एंड 12th का फिजिक्स, 11th का केमिस्ट्री, 11th का बायोलॉजी और 12th का केमिस्ट्री एंड 12th का बायोलॉजी। कहने का मतलब ओवरऑल आपके जो 11th 12th के सब्जेक्ट हैं वही आपके नीट का मेन सिलेबस होते हैं। इसके अलावा कोई एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होता है। दोनों आपकी जो 11th और 12th के NCERTs हैं उन पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आपको कोई डॉक्टर बनने से रोक नहीं सकता है। सो चलिए हम देखते हैं कि कैसे
इनका पेपर पैटर्न होता है, नीट का जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। नीट का पेपर पैटर्न आप जनरली जानते होंगे कि नीट के सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको करेक्ट आंसर को टिक करना होता है और ओएमआर में फिल करना रहता है, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, बायोलॉजी से कितने आते हैं, फिजिक्स से कितने आते हैं और केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन नीट में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपके केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस कवर करता है। और स्टूडेंट्स, ये जो 45 क्वेश्चंस होंगे इनमें 11th के भी होंगे और 12th के भी होंगे और इनमें भी 11th 12th दोनों के 45 मिला के होंगे और 11th 12th की दोनों की जो बायोलॉजी है उससे आपको टोटल 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। इनमें 45 क्वेश्चन है वो बॉटनी के होंगे और 45 क्वेश्चन है वो जूलॉजी के होंगे, है ना। सो आप यही सिलेबस अच्छे से कवर करके डायरेक्ट नीट का एग्जाम 12th के साथ में दीजिएगा। और ये जो नीट का पेपर होता है, ये नीट का पेपर ओनली 720 मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है। और अगर इन 720 मार्क्स में से आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, जितने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उतने ही आप अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो 720 मार्क्स का नंबर है टेस्ट है, इसमें अगर आपको 650 प्लस 650 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस होते हैं एम्स मेडिकल कॉलेज में जाने के। और अगर आपके इससे थोड़े कम आते हैं 600 या फिर 600 से थोड़े कम मार्क्स आते हैं तब आप MBBS के लिए अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। और इससे भी कम आते हैं 500 टू 550 550 से 500 मार्क्स आते हैं तो आप BDS के लिए एलिजिबल होते हैं। और इससे भी कम मार्क्स आते हैं तब आप अपनी काउंसलिंग वो आयुष कोर्सेज में करवा सकते हैं। आयुष कोर्स का मेरा मतलब है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, जो यूनानी डॉक्टर होते हैं, जो योगापैथी के डॉक्टर होते हैं, इन सारे कोर्सेज में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये तो मैंने आपको डॉक्टरेट के कोर्सेज बताए हैं। और इसके अलावा आप कुछ नर्सिंग कोर्सेज जैसे फिजियोथेरेपी, है ना, BSc नर्सिंग, ये सारे मेडिकल कोर्सेज हैं, उन सब की काउंसलिंग भी आप इस नीट के पेपर से, नीट का एग्जाम देके करवा सकते हैं, ना। स्टूडेंट्स, प्लीज आप नीट के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी फ्री में कर सकते हैं। नीट का जो पूरा का पूरा ये जो सिलेबस होगा PCB का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये सिलेबस मैं अपने इस चैनल शिक्षित भारत पे आपको बहुत अच्छे तरीके से और कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। और आई प्रॉमिस आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए और आप नीट का पेपर क्रैक ना कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हम बायोलॉजी से ऐसे हम इजीली अपना कैरियर वो अच्छा बना सकते हैं, ना। स्टूडेंट्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इस जानकारी का फायदा उठा सकें, है ना। सो प्लीज आप शेयर वगैरह कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। और चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी 11th NCERT 11th बायोलॉजी का आपका 16th चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, उसे हम देखते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा जनरल चीजें बता देता हूँ, ना। एक्चुअल में ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कहने का मतलब ओवरऑल बॉडी के जितने भी विसराज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब हमारी बॉडी के जो फंक्शनिंग का स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। और आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी 11th क्लास की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो फूड होता है, फूड सभी लिविंग बींग्स का, सभी जीवों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, ना। उसे जिंदा रहने के लिए फूड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। जैसे चाहिए होता है ना रोटी कपड़ा मकान, ठीक वैसे ही उसे जिंदा रहने के लिए रोटी फूड तो चाहिए ही चाहिए।
अब चलिए हम बात करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों चाहिए होता है ना। तो आप जानते हैं कि हमें फूड क्यों चाहिए भाई, बताइए क्यों चाहिए हमें फूड। फूड के बिना आप कुछ कर सकते हो? चलो आपको मान लिया एक दिन फूड नहीं चाहिए, 2 दिन फूड नहीं चाहिए, कितने दिन काम चला लोगे? फूड तो हमें ओवरऑल चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए फूड? क्योंकि हमें फूड से हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, जो हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, सांस लेते हैं, जो भी कुछ हम जिंदा रहने के लिए हम जो भी कुछ करते हैं, उन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप चल रहे हैं तो भी आपको एनर्जी चाहिए, आप अपना स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको एनर्जी चाहिए, आप गप्पे लड़ा रहे हैं तो भी आपको एनर्जी चाहिए, हर काम में एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहीं से तो आनी चाहिए ना। तो इस एनर्जी का सोर्स होता है हमारे लिए फूड, है ना। हमें क्या मिलती है? फूड से एनर्जी मिलती है वेरियस लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जो बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, इन सब को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा फूड से हमें कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट होते हैं, फुलफिल होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट इतना बड़ा पैदा नहीं होता है, सब इत्ते से इत्तू इत्तू से पैदा होते हैं ना। अब इत्तू सा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ग्रोथ करके पूरा अडल्ट बन जाता है ना। तो एक्चुअली में वो अडल्ट कैसे हो जाता है? उसकी बॉडी में ग्रोथ कहाँ से हो जाती है? इतना मटेरियल कहाँ से आता है? तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है फिजिकल एंड मेंटल, वो मटेरियल भी हमें किससे मिलता है? फूड से मिलता है ना। और हमारी बॉडी में आपने देखा होगा कहीं कोई किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो इन सारे जो हमारी बॉडी के टिश्यू वगैरह डैमेज होते हैं, इन सभी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि फूड में वो सफिशिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अगर कोई टिश्यू या फिर कोई सेल्स हमारी बॉडी में डैमेज हो गए हैं, तो उन डैमेज सेल्स को, उन डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, वो भी हमें फूड से ही मिलता है ना। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फूड में कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये फैट्स वगैरह ये कंपोनेंट्स होते हैं। इनसे हमें ओवरऑल सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एनर्जी की, मटेरियल की, वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत रहती है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स, हम जो फूड ईट करते हैं उस फूड से हम डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं? क्या क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई मतलब दाल खाया, राइस खाया, चपाती खाई, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, आपने कुछ खाया और खाते ही बॉडी में एनर्जी आ गई, बिल्कुल बाहुबली बन गए? ऐसा थोड़ी ना होता है ना। एक्चुअली हम फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब फूड को हम बॉडी में माउथ में लेते हैं ना, माउथ में लेके उसको टिप से मेस्टिगेट करते हैं। मेस्टिगेट करने के बाद में वो हमारे स्टोमक में जाता है, फिर वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और फिर फाइनली उस फूड को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में, पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उनका फिर क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, और फिर हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। सो एक्चुअली हम डायरेक्ट फूड से एनर्जी नहीं ले सकते हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डाइजेशन की। कि जो फूड हम ईट कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, उस फूड का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा ना कि चाहे आप कुछ भी खा लो ना, चाहे प्रोटीन खा लो, दूध खा लो, पनीर खा लो, कुछ भी खा लो, अगर वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, वो आपकी बॉडी में पच नहीं रहा है, तो आप चाहे वो खाओ या ना खाओ, वो कोई मैटर नहीं करता है ना। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं डाइजेशन क्या होता है ना। डाइजेशन में हमने देखा कि जो हम फूड सब्सटेंस ईट करते हैं, जो फूड हम ईट करते हैं, उस फूड को क्या करना पड़ता है एनर्जी के लिए? उस फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना पड़ता है। जैसे सपोज करो ये मैंने भटूरा खाया ना, बड़ा सा गोल गोल फुला अच्छा सा छोला भटूरा खाया। अब इस छोले भटूरे को क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही तो मैं अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं कर लूंगा क्या? मैंने छोला भटूरा ईट किया और मैं डायरेक्ट उसको अब्जॉर्ब कर लूंगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। उसको क्या करना पड़ेगा? पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। और ये जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जो लार्ज फूड सब्सटेंसेस हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, से जो डाइजेशन होता है ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल और बायोकेमिकल का मतलब, जैसे हम पहले फूड को ईट करते हैं, फूड कहाँ पे जाता है? हमारे माउथ में। हम हमारे माउथ में क्या करते हैं? हमारे टिथ की हेल्प से, हमारे दांतों की हेल्प से उस फूड को अच्छे से मेस्टिगेट करते हैं, उसको अच्छे से च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, मेस्टिगेट करते हैं, पिसाई करते हैं, मतलब उसको अच्छे से क्या करते हैं? तोड़ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। अब ये कैसा प्रोसेस है? ये तो भाई मैकेनिकल प्रोसेस है ना। मैकेनिकल तरीके से हम दांतों से क्या कर रहे हैं? उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फूड का मैकेनिकल डाइजेशन। ये आपको समझ में आया कि फूड का मैकेनिकल डाइजेशन है वो तो माउथ में हो जाता है। अब फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन कैसे होता है ना।
सो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये आपके जो इंटेस्टाइन वगैरह होता है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपका स्टोमक। इसमें क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब ये एंजाइम है, ये इन छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को, ये आपने छोटे छोटे में, सपोज करो यहाँ पे माउथ में आपने उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया। अब वो तोड़ने के बाद में खाएंगे आपके स्टोमक में। अब इस स्टोमक में इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को केमिकली क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा ना। केमिकली क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, उनकी केमिकल रिएक्शंस होंगे, और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो फूड है बिल्कुल अपने मोनोमर्स में, आई मीन अपने जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उन सिंपल कंपाउंड्स को हम क्या कर लेंगे, हमारे इस इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, ब्लड में अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। आपने देखा डाइजेशन में हम फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। और डाइजेशन हमने देखा मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है ना। बायोकेमिकल और मैकेनिकल का आपको समझ में आ गया। माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होता है, और हमारे स्टोमक इंटेस्टाइन में फूड का केमिकली डाइजेशन होता है ना। सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नेचर ने सिस्टम बना रखा है ना, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स हमारे इस माउथ से स्टार्ट होके हमारे एनस तक, एक तो ये जो लंबी कैनाल बन रही है, लंबी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन रहा है ना, यहाँ माउथ से लेके यहाँ पे स्टोमक, हाथ का शेडो आ रहा है ना, इधर से देखो आप, ये हमारे माउथ से लेके ये हमारा माउथ, फिर ये हमारा बक्कल कैविटी, फिर ये हमारा इसोफेगस, फिर ये हमारा स्टोमक, और फिर ये हमारा ड्यूडेनम, आई मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कलर में नजर आ रहा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये हमारा रेक्टम, और फिर ये हमारा एनस। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाइप के जैसा ना स्ट्रक्चर, जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, एक कैनाल के जैसा ना, कैविटी के जैसा ना, इस कैविटी या फिर इस ट्यूब को, इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, एलाइमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलाइमेंट्री कैनाल बोलते हैं, है ना। एलाइमेंट्री, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, एलाइमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एक तो आपको ये समझ में आया कि ये तो क्या हो गया, हमारा एलाइमेंट्री कैनाल हो गया। अब स्टूडेंट्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर सिक्रीशंस को सिक्रीट करती हैं, और उन ग्लैंड्स के सिक्रीशन की हेल्प से ही फूड का क्या हो पाता है, डाइजेशन हो पाता है। एक्चुअली इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं ना। सो वो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, देखिए। एक तो ये हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ना, 1.5 किलो का, 1.5 किलो का हाथ होता है ना, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, वो कौन सा होता है, लीवर होता है। एक तो ये हमारा लीवर, और एक यहाँ पे बिल्कुल आपको लीफ के जैसा दिखाई दे रहा है ना, पत्ती के जैसा ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, है ना। एक ये हमारा पेनक्रियाज, और कुछ कुछ क्या 3 पैर होते हैं ना, कुछ क्या 6 ग्लैंड होते हैं, टोटल 3 पैर्स, है ना। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड है वो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, जो लार होती है ना, जो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है ना। ऐसे सपोज करो यार, आप कुछ हार्ड सब्सटेंस ईट कर रहे हो ना, कोई थोड़ा जैसे आपके ग्राम्स हैं, चने हैं ना, चने खा रहे हो, चने तो कितने सॉलिड है, कितने हार्ड है, आपका मुंह वगैरह छिल नहीं जाएगा कहीं से ना। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो हमारे माउथ में स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। उस स्लाइवा की वजह से फूड कैसा हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल मॉइस्चर हो जाता है, आई मीन नमी आ जाती है ना, फूड में गीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, सारे काम स्लाइवा करता है ना। सो हमारे कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारा लीवर और ये पेनक्रियाज, ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली डाइजेशन में ही हेल्प करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। ये एसेसरी ग्लैंड्स और ये अलाइमेंट्री कैनाल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे बोलते हैं, एक तो ये पाइप के जैसा ट्यूब पूरा लंबा चौड़ा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, तो ये ट्यूब जिसे हमने क्या बोला है, एलाइमेंट्री कैनाल बोला है। ये ग्लैंड्स देखिए जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स स्लाइवरी ग्लैंड्स। एक हमारा ये 1.5 किलो का लीवर, ध्यान रखना लीवर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पड़े तो हम एंडोक्राइन में देखेंगे, हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है ना, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी को रिदम सेट करता है, सोने जागने, कैसा सोना है, कितना सोना है, वो चीजें डिसाइड करता है। वो वाला ग्लैंड क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है, बस बिल्कुल 1/2 सेंटीमीटर का ही होता है, आधे सेंटीमीटर का होता है, और आधे ग्राम का होता है, मटर का दाना होता है ना, उतना सा होता है। चलो देखेंगे हम, है ना। सो आप याद रख लेना, ये क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है।
और ये सारे ग्लैंड्स, ये पेनक्रियाज, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सो ये हमारे एसेसरी ग्लैंड्स और हमारा एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपको पता है कितना लंबा होता है, ये 8 मीटर लंबा होता है। 8 मीटर मतलब इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 24 से 25 फीट लंबा होता है ना। 24 से 25 फीट लंबे इस एलिमेंट्री ट्यूब को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि इसको हम इजीली क्या कर पाएं, स्टडी कर पाएं, है ना। सो देखो इसमें जो माउथ का पार्ट होता है ना, माउथ के ऊपर का पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरगट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोरगट बोलते हैं। और ये फिर रेक्टम से ऊपर का पार्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, है ना, रेक्टम से ऊपर का पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिड गट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिड गट बोलते हैं। और ये जो रेक्टम, एनस और एनल कैनाल वाला ये जो लास्ट पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइंड गट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, हाइंड गट बोलेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स देखो, आपने ये गट का मतलब क्या होता है, गट का मतलब हमारा स्टोमक से होता है ना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक्चुअली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गट वर्ड यूज करते हैं ना, स्टोमक से रिलेटेड होता है। और ये तो आप जानते हैं कि फोर क्या होता है, मिड क्या होता है, हाइंड क्या होता है। ब्रेन को भी तो हम डिवाइड करें, आपने शायद पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे ना। ये ऐसे ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर का या आगे का होता है उसे हम फोर बोलते हैं, जो बीच वाला होता है वो मिड होता है, और जो सबसे पीछे का होता है उसे हम हाइंड बोलते हैं। तो ये सबसे पीछे का, इसको हमने क्या बोल दिया, हाइंड गट। ये मिडिल वाला, इसको हमने क्या बोल दिया, मिड गट। और ये सबसे ऊपर का, इसको हमने क्या बोल दिया, फोर गट। तो ये हमने देखा, ये हमारे पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली आप जानते हैं कि सबसे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इस एलिमेंट्री कैनाल के आपको 2 ओपनिंग नजर आ रही होंगी। एक तो हमारा फर्स्ट ओपनिंग या फिर ऊपर का इंटीरियर, ऊपर के को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं ना। तो ऊपर का जो इंटीरियर ओपनिंग है उसे हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और जो हमारा पोस्टीरियर ओपनिंग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। पोस्टीरियर ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। और ऐसे अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे 2 ओपनिंग्स होती हैं, उन 2 ओपनिंग वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं ना। और अगर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी का इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें एक ही ओपनिंग होगा, इधर ही से तो वो क्या करेगा, फूड को इंजेस्ट करेगा, इधर ही से तो फूड को अंदर लेगा, और इधर से फूड को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। इजेक्ट करने का मतलब बॉडी से बाहर पास आउट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और अगर ऐसे 2 ओपनिंग वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। तो ध्यान रखना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिकॉज हैविंग 2 ओपनिंग्स, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया कि माउथ तो क्या होता है, हमारा माउथ है, ये माउथ तो बिल्कुल एक ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स ओपनिंग होता है, एक स्लिट के लाइक के, एक झिरी के जैसे पोर होता है, जिससे हमारे जो लिप्स होते हैं ये सराउंड करके रखते हैं। ऊपर हमारा अपर लिप होता है, नीचे हमारा लोअर लिप होता है। ये जो लिप्स होते हैं ये हमारे माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। और आपको पता है ये जो लिप्स होते हैं इनसे 2 मसल्स एसोसिएट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। 2 मसल्स होते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। अगर आप नीट कर लोगे ना तो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते ही पढ़ोगे। और एक चीज और बताऊं आपको इंपॉर्टेंट बात, हमारा बॉडी का एक ही ऑर्गन ऐसा है जिसपे कभी भी स्वेटिंग नहीं होती है, पसीना नहीं आता है, वो हमारे लिप्स होते हैं ना। लिप्स पे कभी भी पसीना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि पूरी बॉडी पे किसकी कवरिंग है, स्किन की कवरिंग है ना। और स्किन, एक चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ना। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, स्किन होता है ना। लेकिन ये जो स्किन होता है ये हमारे लिप्स एंड रहता है, लिप्स पे स्किन प्रेजेंट नहीं होता है, बस लिप्स पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है ना, इस वजह से इस पे क्या नहीं आता है, बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है ना। अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको डाइजेशन में कौन से पार्ट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फूड को इंजेक्ट करेंगे। आई मीन इंजेक्शन का मतलब ही क्या होता है, फूड को बॉडी के अंदर लेके आना, है ना। तो सबसे पहले हम फूड को माउथ से किस में लेके आएंगे, हमारे बक्कल कैविटी में ना। एक्चुअली मैं आपको देखो बताना भूल गया, ये जो ओपनिंग होता है इसको तो क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। फिर माउथ के इस ओपनिंग के जस्ट अंदर जो होलो स्पेस होता है, आपको ये नजर आ रहा होगा ना, ये वाला अंदर का होलो, ये तो देखो बाहर माउथ हो गया, है ना। ये उसका नोज हो गया, ये अगर हेड वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे जो होलो स्पेस बन रहा है ना, इस होलो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, है ना। क्या बोलते हैं इसको,
ओरल केविटी या बक्कल केविटी, और इसको जनरली हम माउथ केविटी भी बोलते हैं। केविटी का मतलब क्या होता है? एक होलो स्पेस, खाली जगह होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? केविटी बोलते हैं। अभी हमारे माउथ में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? माउथ केविटी बोल देंगे ना। और माउथ केविटी के बाद में आपका ये वाला पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, है ना, जहां से आपकी जो एयर है वो भी पास आउट होती है और जो आपका फूड है वो भी यहीं से पास होता है ना। कहने का मतलब एयर और फूड का ना, जो आप रेस्पायर कर रहे हो ना, जो एयर आपके ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जाती है वो भी फेरिंग्स से होके आती है, और जो फूड आप ईट करते हो जो आपके फेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में इंटर करता है। सो ये फूड और ये एयर पहले इनका जो कॉमन पाथवे होता है वो इनका फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स के बाद में दोनों में से एक है जो एयर है वो ट्रेकिया में चला जाता है और जो फूड है वो इसोफेगस में चला जाता है। सो कहने का मतलब जो एयर है और जो फूड है दोनों का कॉमन पासेज क्या बन जाता है? फेरिंग्स बन जाते हैं। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है? ये लंबा सा ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा ना आपको, इसोफेगस। ये लंबा ट्यूब नजर आ रहा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। और ये इसोफेगस कितना लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ये इसोफेगस। और ये जो इसोफेगस होता है इसका जो अपर 1/3 पार्ट होता है, ये अपर 1/3 है ना, और ये मिडल 1/3 और ये लोअर 1/3। ये जो अपर 1/3 होता है ये बिल्कुल वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी होने का मतलब, अरे वॉलंटरी होने का मतलब क्या हो गया? हमारे कंट्रोल में होता है। मसल्स होते हैं ना, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं वो वॉलंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं वो इनवॉलंटरी। जैसे होता है ना स्टोमक में, पेट में गुड़गुड़ होती है ना, वो कैसे होती है? इनवॉलंटरी मसल्स के कारण होती है। और जैसे हम हमारे हैंड को मूव कर पा रहे हैं, ये कैसे मसल्स हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं। तो यहाँ तक कि मसल्स वॉलंटरी होते हैं और ये मसल्स होते हैं ये मिक्स होते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ मसल्स इनवॉलंटरी भी होते हैं और कुछ मसल्स वॉलंटरी भी होते हैं। और ये जो लोअर होता है इसमें ओनली एंड ओनली इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं ना। फिर ये इसोफेगस होता है। ये इसोफेगस, आपको एक चीज और बता दूं, ये तो मैंने सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन ले लिया, आप एक्चुअली पूरी बॉडी को खोल के देखेंगे ना तो सबसे पहले हमारा स्किन आ जाएगा ना। स्किन के 5 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। फिर हम इस स्किन को हटाएंगे तो एक प्लास्टिक, जो खजूर के ऊपर एक प्लास्टिक की थैली चिपकी होती है ना, वैसा एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम सुपरफिशियल फेसिया बोलते हैं। फॉर इस सुपरफिशियल फेसिया के नीचे फिर फैट वगैरह भरी रहती है और उसके नीचे डीप फेसिया होता है ना, और डीप फेसिया के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे है ना, इन ऑर्गन्स के ऊपर ऐसे एक बिल्कुल डोम शेप्ड है ना, ऐसे डोम शेप्ड, ऐसे पूरा ये जो हमारा मेरा चेस्ट है ना, चेस्ट के नीचे पूरे पूरे ऐसे कवर करता है, ऐसे डोम के शेप का ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। और उस डायफ्राम में यहाँ पे क्या होता है? एक होल होता है। इस होल को हम क्या बोलते हैं? हाइटस। इस होल को हम क्या बोलते हैं? हाइटस बोलते हैं। सो हमारा इसोफेगस इस होल से, इस हाइटस से किस में इंटर कर जाएगा? हमारे इस जे शेप्ड स्टोमक में इंटर कर जाएगा। हमारा स्टोमक कैसा होता है? जे शेप, नजर आ रहा जे के जैसा, ऐसा ऐसे है ना। तो ये हमारा स्टोमक कैसा होता है? जे शेप्ड। फिर ये जो स्टोमक होता है वे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें फूड काफी टाइम तक रुकता है, मतलब यहीं पे फूड का अब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन होता है ना। और जनरली मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोमक होता है, इस स्टोमक को वैसे हम इसका कंप्लीट स्टडी है वो आगे कर लेंगे, अभी मैं आपको कुछ जनरल चीजें बता रहा हूँ ना। सो ये स्टोमक होता है, इस स्टोमक में हमारा फूड लगभग 4 to 5 आवर्स के लिए रुकता है ना, 4 से 5 घंटे रुकता है। और यहाँ पे फूड में अच्छे से HCl मिलाया जाता है, वो सारे काम होते हैं जिससे फूड का डाइजेशन बिल्कुल ईजी हो जाए, है ना। और एक चीज और बताऊँ आपको, यहाँ पे कुछ स्पिंक्टर होते हैं ना। स्पिंक्टर का मतलब कुछ वॉल होते हैं ना, जो वॉल होते हैं ना, कभी हम जैसे पानी को हम वॉल को बंद कर देंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा, चालू कर देंगे तो आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं? स्पिंक्टर्स होते हैं। एक स्पिंक्टर तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक दूसरा स्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। एक्चुअली होता है क्या है, हमने टीथ से जिस फूड को मेस्टिकेट कर देंगे, फूड को चबा लेंगे, फिर वो फूड किस में आ जाएगा? स्टोमक में आ जाएगा। अब स्टोमक में आने के बाद में ये दोनों स्पिंक्टर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों स्पिंक्टर क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो एक बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, बंद। अब बंद हो जाएगा तो इसमें क्या होंगे? इससे कॉन्ट्रेक्टाइल मोशंस होंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल मोशन मतलब ऐसे लगातार पेरिस्टाल्सिस मोशन होंगे, उसकी वजह से फूड है वो आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। फिर फूड के मिक्स हो जाने के बाद में ये स्पिंक्टर ऐसे पुचिक पुचिक करके खुलता है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके खुलता है। यहाँ से थोड़ा सा फूड इस ड्यूडेनम में आता है ना। इसे मैंने आपको बताया नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो सी शेप्ड पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं।
और फिर ये जो हाईली कोइल्ड पार्ट है, ऐसे लहर खाए हुए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जेजुनम। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। और फिर ये जो इलियम लास्ट पार्ट है ये किस में कन्वर्ट कंटिन्यू कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। एक तो देखो ये बिल्कुल असेंड कर रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन। और ये देखो बिल्कुल ट्रांसवर्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये देखो डिसेंड हो रहा है ना, वापस यहाँ पे असेंड हुआ था, फिर ट्रांसफर, फिर डिसेंड, तो ये डिसेंड होने वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और ये देखो यहाँ पे बिल्कुल एक कर्व ले रहा है ना, यहाँ से असेंडिंग कोलोन, अब यहाँ से एक ऐसे कर्व स्टार्ट हो गया, इस कर्व वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन, है ना, क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। एक सिग्मा की तरह ऐसे कर्व ले लिया ना इसने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन। और फिर ये आपका रेक्टम आ जाएगा, और रेक्टम के बाद आपका एनल कैनाल आ जाएगा, और एनल कैनाल के बाद में आपका एनस आ जाएगा, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा, है ना।